है एस्पिरेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज की सीरीज़ में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि सबका ही फेवरेट होता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जी जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सारे अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो सबकी नोटिफिकेशन आ गए हैं और बहुत जल्दी आपको इसका डेट वगैरह पता चल गई, एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा आपको। तो अब वही है कि रेडी स्टडी एंड गो वाली पोजीशन हो गई है। तो रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, तो उसके लिए हम यहाँ एमसीक्यू सीरीज़ हमारी जो है वो रोज़ कवर करते हैं हम अलग अलग चीज़ों को। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बहुत से लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, तो बताएं जी। पेरियार जो है वो केरला में है। मेरे टिक थोड़े ऐसे लगते हैं कि वो दूसरा ऑप्शन नज़र आने लगता है, इसीलिए मैं उसमें किच 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 कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आप जब लोकेशन देखेंगे उसकी, तो केरला में है जो है, तो इधर कहीं पे है। और काफ़ी अच्छी वहाँ पे जो है ये आप जो आप ये कौन वाला ये पढ़ते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, वो वाली बकरी, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो उसका बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा उसका वो संरक्षित किया हुआ है उसको इन लोगों ने, ठीक है। तो केरल में ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। तो निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, ठीक है वो। तो ये बायोस्फीयर ऐसा कौन सा होगा? तो जलतंत्र। देखिए जलतंत्र में आप मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता, वो तो खुद प्रकृति का है। घास का मैदान भी प्राकृतिक है, वर्षा का मैदान भी प्राकृतिक ही है। फसली भूमि जो है वो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये जो है ये मैन मेड या आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर जो है वो मैन मेड है। इस पर एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता होता है कि ये सब थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा, रैली फॉर वैली। तो जी बताइए, पर्यावरण विकृति, जैव विविधता, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या या कृषि भूमि की क्षति। तो देखिए जो ये रैली फॉर वैली था, आपको पता होना चाहिए नर्मदा घाटी से, जिनको जब वो वहाँ बांध बनाओ कार्यक्रम टाइप का कुछ चल रहा था, नर्मदा पे बांध वाली स्थिति, तो वहाँ से कुछ बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था उनकी जगह छीन के कि भाई अब यहाँ बांध बनेगा, और ये किसी कारण से, तो उनकी जो रिहैबिलिटेशन, जो पुनर्वास की समस्या थी, उसके लिए ये रैली फॉर वैली प्रोग्राम था, चलाया गया था। तो बेसिकली ये सब प्रोग्राम आप ये ध्यान रखिएगा, ये सब संगठन जो होते हैं, जो आप कह सकते हैं एनजीओज वगैरह, संगठन वगैरह, जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए जो काम कर रहे होते हैं, और वो ही इसको जो है आयोजित करते हैं, या पर्यावरण के लिए प्रति जो समर्पित होते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमेशा जो है वो आर्थिक नीतियाँ और इस तरह की नीतियाँ आती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग अगर दब भी रहा है तो उनकी आर्थिक नीतियाँ जो है बदलने वाली नहीं होती है, ये कड़वा सच है। तो देखिए नर्मदा के जब आप इसका पूरा वो पढ़ेंगे, जिस ज़माने में ये हुआ था, तो फिर ये आपको समझ में आएगा कैसे कैसे कितनी कितनी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। तो रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित था। ये इसीलिए नदी घाटी, ये घाटी वैले वाला रीजन था जहाँ से इनका विस्थापन इनको करना पड़ा था। ओके, चौथा क्वेश्चन है, अब सुमेलित नहीं है बताना है। अगेन हम नहीं को इसको बहुत ज़्यादा बड़ा समाप्त कर लेंगे। एपिको आंदोलन पी हेडके, बिल्कुल सही है भाई ये तो। चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा जो थे, बिल्कुल सही है ये भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, तो इनका नाम बिल्कुल तेज़ी में आता है इनके साथ। अभी शांत घाटी आंदोलन जो है वो बाबा आमटे नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता सलीम अली, क्योंकि साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो उन्हीं का है। तो यह शांत घाटी बाबा आमटे नहीं है, बल्कि बाबा आमटे जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट होगा। बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको पक्षी मतलब क्या बोलते हैं इनको, पक्षी विज्ञानी और तमाम सारे इनको उपनाम दिए हुए हैं, क्योंकि बर्ड्स से रिलेटेड इन्होंने बहुत अच्छा मतलब वो किया हुआ है, काम किया हुआ है उनके बर्ड्स के लिए, उनके बचाव के लिए, जो विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनको तो बर्ड जैसा पक्षी विज्ञानी और पक्षी मनुष्य जैसा भी इनको वो दिया हुआ है खिताब, ठीक है। ओके,
निम्न में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो देखिए सदाबहार यानी जो पूरे साल फले फूले तो कौन है? ए सेब, बादाम, आड़ू और लोकाट। तो देखिए यहाँ जो सही ऑप्शन है, देखिए सेब तो सदाबहार नहीं है, एक तो कुछ बहुत स्पेसिफिक रीजन में ही इसका वो होता है, खेती ज़्यादा अच्छे से होती है। बादाम भी नहीं है, आड़ू भी नहीं है, लोकट जो है, लोकाट कहीं कहीं लोकट बोलते हैं, तो वो जो है सदाबहार वृक्ष है। अब बहुत से लोगों ने पता नहीं होगा क्या होता है, चलिए इसका भी उपाय ढूंढते हैं। लोकाट एक सदाबहार फल वृक्ष है जो कि जापान में लोकाट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे कभी इस फल के लिए पूछता नहीं है, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरह का आपको देखने मिलेगा लोकाट का पेड़। काफ़ी सारे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वगैरह वगैरह, तो आप जब गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अरे हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज इस पर चल रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, यानी किस क्षेत्र में योगदान के लिए। अब देखिए सारे के सारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं, गलती होना संभव है। वन रोपण और परती भूमि के संरक्षण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें। तो देखिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए बेसिकली ये जो है दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। क्या होती है स्वच्छ प्रौद्योगिकी? इस टर्म का मतलब समझ पा रहे हैं आप? मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं उनका इमिशन जो है वो कम करें, उनका उत्सर्जन आप कम करें और ज़्यादा दोहन ना करें। जो संसाधन है हमारे लिए, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रख के टेक्नोलॉजी पे काम करें। पर ऐसा होता है? इज़ दिस पॉसिबल? मतलब आप एक तरफ 5G और 6G लाने का प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पर्यावरण पे कोई हानि ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। अभी हमें स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के लिए, हमें बोलना चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए 5G, हम 4G तक ठीक है। अभी 4G आया और कितनी सारी बर्ड्स की जो प्रजाति थी वो ख़त्म हो गई। अभी आप 5G ला के किसको किसको मारोगे? पर वही है कि सबको क्या फ़र्क पड़ रहा है सब। उसके बाद फिर कोविड आता है, फिर लोगों को मारना शुरू करता है, फिर हम कहते हैं कि हे भगवान क्या हो रहा है। तो भगवान क्या करे भाई। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। ऐसे यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो कि सब कुछ इको फ्रेंडली करते हुए, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करते हुए और अच्छी प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे होते हैं। राइट। विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? ये नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड है भाई, बताइए। औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि और परमाणु भौतिकी। तो नॉर्मन बोरलॉग तो भाई कृषि से संबंधित थे, तो कृषि वालों को ही दिया जाएगा। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बात आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगी। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है जिसको मैं आपके लिए कर रही हूँ। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन PCS 2018 वाले या 17 वाले पेपर में आया था, मुझे याद है। तो उसमें ये पूछा था कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल का कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल का कौन सा किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, शांति में, कृषि में और उसमें तो लोगों को पता था कि कृषि का है, उन्होंने कृषि लगा दिया था। बट वास्तविकता ये है कि कृषि के लिए तो नोबेल दिया ही नहीं जाता है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया उससे शांति के दिशा में प्रयास किए गए, तो अगर वो इनडायरेक्टली वो शांति के लिए उन्होंने काम किया तो इसलिए उनको शांति का पुरस्कार दिया था। कृषि जैसा कोई पुरस्कार नोबेल में है नहीं। राइट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहती थी। इन्होंने उन्नत कृषि और भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई हेतु विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किया था। बताइए, क्योंकि ऐसी ऐसी किस्में लेके आए थे ये हरित क्रांति से जो कि कम पेस्टिसाइड्स में कम टाइम में आपको ज़्यादा उत्पादन दे रही थी। हालांकि वो आपके हेल्थ रिगार्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि भुखमरी से लड़ना था तो कुछ चाहिए था, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ उनका ये कदम। ओके, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। अभी सब केंद्र हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर, तो ये बिल्कुल सही है। इकोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, नहीं भाई, भोपाल में है ये, भोपाल में है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, भोपाल में है। आप जो लोग भोपाल वाले हैं वो जानते भी होंगे। और हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, राजस्थान, बिल्कुल सही है भाई। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी। हमें गलत एलिमिनेट करना था तो ये हमारा हो गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है। ओके,
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। शुष्क वो जो कहते हैं शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, हिंदी मीडियम, जिसको काजरी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो कभी कभी काजरी भी लिखा होता है, तो बहुत लोग भड़बड़ा जाते हैं, अरे ये वाला पढ़ा तो था लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किसका वो फॉर्म है। तो हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में या बेंगलोर में, तो देखिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। काजरी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है, बताइए। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण तो काफ़ी पहले किया जा चुका है, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अक्टूबर 2008 में, फैब में 2009, अक्टूबर 2009 और मार्च 2010। बड़ा तगड़ा फंसाया है। 2009 जो लोग पढ़े थे उनको भी अब ये समझ नहीं आ रहा है कि फैब लगाऊं या अक्टूबर लगाऊं, तो बता दूं आपको कि फरवरी 2009 में इसका गठन किया जा चुका था। तो थोड़ा सा डेट भले ही ना याद रखिए, लेकिन सन के साथ महीना याद रख लिया करो, ओके। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत धारा 3 के अंतर्गत किया गया है, और लक्ष्य था कि 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका है। देखते हैं कब होता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया, ठीक है। ये सेस एक्ट जो है क्या होता है, सेस मतलब होता है उपकर, कर के ऊपर जो कर लिया जाए वो होता है उपकर, जिसको हम सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो इसके लिए जो सेस एक्ट लागू किया गया है वो 1977 में लागू किया गया था, काफ़ी पुराना एक्ट है ये। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उस ज़माने में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और वो सब जो है वो 35B वगैरह वो लागू थी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, ओके। निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि लिविंग वो नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ठीक है। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम और मछली। तो देखिए कोयला बिल्कुल लिविंग है, क्योंकि वही पेड़ पौधे के कचड़े और मरे हुए गले हुए जानवरों के उससे बनता है, दब के कई साल बाद, प्रोसीजर आपको पता होगा। पेट्रोलियम भी यही है कि वो दबे 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 जो है वो बनता जाता है, ठीक है। और मछली तो बिल्कुल है जैविक संसाधन, ठीक है। मछली का कितना प्रोडक्शन होता है उसके उद्योगों के लिए, ठीक है। लेकिन जो जैविक संसाधन नहीं मानेंगे उसको शुद्ध जल को, ठीक है। ये कोई रिसोर्स नहीं है, ये सिर्फ हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन ये कोई रिसोर्स नहीं है हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त किए जाते हैं, बहुत गलत टाइपिंग की गई है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। प्राप्त किए जाते हैं जैसे वन, पशु और उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम इसी वर्ग में शामिल है, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। सरसों के बीज अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्न में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सरसों के बीज की जगह पे मिलते जुलते बीजों से तेल बनाने वाला कौन सा जो है वो कंपोनेंट है जिसका मिलावट करके आप जो है बेचते हैं बाज़ारों में। तो आरजी मोना के बीज, पपीते के, ज़ीरे के और धनिया के। तो देखिए पपीता, ज़ीरा, धनिया का कर देते तो भाई बहुत ठीक था, हमारे लिए कोई बुराई नहीं थी उसमें, लेकिन अफसोस कि इसका नहीं, आरजी मोना के बीज का यूज़ इन्होंने किया है, और ये हद से ज़्यादा जहरीला पदार्थ है आपके, मतलब उसके लिए काफ़ी सारा नुकसान है इससे, और इसी की मिलावट जो है अक्सर सरसों के बीज की जगह पे अपमिश्रक के रूप में की जाती है, ठीक है। और ये मैक्सिकाना, मैक्सिको में पाए जाने वाला पोस्ते की एक प्रजाति है, और ज़्यादा मिलावट से क्या होता है, इसकी मिलावट से ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जी हमारे ऐप पे चल रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज, इसके बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नीचे आपके राइट साइड पे देखिए, ठीक है। निम्न में कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है, मतलब कौन सा प्रदूषक जो है वो जैवीय रूप से अपघटित होता है ये बताना है। सारे के सारे ये प्रदूषक हैं आपके, एस्बेस्टस, डीटीडी, प्लास्टिक या मल। तो देखिए ये सारे ऊपर के तीनों जो हैं ये आप जानते हैं कि जैवीय रूप से अपघटित नहीं हो सकते, इतनी क्षमता नहीं है हमारे ऑर्गेनिज्म में, हमारे जीवों में। तो ये बेसिकली जो मल है यही होता है जो जैवीय रूप से अपघटित हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद डिकम्पोज हो जाता है। बाकी को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे मतलब इनका अभी तक कोई वो नहीं है कि ये प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज हो जाए, इसीलिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रदूषक से होने वाली बीमारी का मिलान करना है, यानी जो सुमेलित नहीं है वो बताना है।
चलो भाई, पारा से मिनीमाटा रोग, बिल्कुल सही, पारे से ही। और ये बार बार रिपीट हुआ है, बार 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 बार। ये मान के चलिए इस साल भी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन का कोई एक ऑप्शन आपको रखा मिलेगा, या हो सकता है का पूरा पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। पारा से मिनीमाटा बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई, बिल्कुल सही। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बिल्कुल सही। फ्लोराइड आयन से अपच, तो नहीं। फ्लोराइड मतलब ये जो फ्लोराइड जो होता है ज़्यादा इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि दांतों में इनामल हट जाता है, इनामल हट जाता है और फिर इसके बाद धीरे धीरे पीलापन आ जाता है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, ना कि अपच। यही ऑप्शन आपका गलत है। आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, लेकिन आप लोगों को पता है बहुत से लोग यूज़ करते होंगे एक्स्ट्रा वाइट इन 1 शेड, ब्राइटर इन 1 वीक, और ये वाले जो टूथपेस्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे ही लगभग कंपनी ने निकाल रखा। उन्होंने क्लियरली उस पैकेट पे आप देखेंगे, उस पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा है कंटेन्स फ्लोराइड, ठीक है। तो उससे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दांतों के साफ सफ़ेद दिखने की, नेचुरली अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से आप देखिए क्या क्या हो सकता है। इसे फ्लोरोसिस कहा जाता है दांतों की बीमारी को। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण एनामल पूरा का पूरा हटने लगता है, प्रभावित होता है, दांतों में धीरे धीरे पीलापन आ जाता है। तो भाई क्या फ़ायदा, कुछ दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा वाइटनेस मिली, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ख़राब हो गए। सो यूज़ योर ब्रेन। स्वचालित वाहन का सबसे विषालु धातु प्रदूषक है, भाई ये जो स्वचालित वाहनों में विषालु धातु प्रदूषक है वो बताइए आप। कॉपर, लेड, कैडमियम और मरकरी। तो जो स्वचालित वाहनों में सबसे ज़्यादा जो निकलता है, देखिए लेड वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा विषालु होता है। कैसे, क्या क्या होता है देखते हैं। ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। धुएं के साथ विमुक्त होता है और सबसे विषालु धातु होती है अपने आप में। इसके कारण क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग जो फीमेल्स हैं हमारी कैटेगरी की, तो वो क्या होता है कि लिपस्टिक लेने जाते हैं और फिर वो उनको लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए, लेकिन हम पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, कम पैसे में। दुकानदार कहता है कि हाँ भाई ये तो कम पैसे में मैडम ले जाइए, और बिल्कुल आप 12-12 घंटे आप छुटाती रहेंगी, वो छूटेगी नहीं। द रीज़न बिहाइंड इस के उसमें लेड बहुत ज़्यादा कंटेन किया है। लेड की वजह से वो नहीं छूटती है आपके जो है स्किन पर से जल्दी, और लोगों को लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश है, चलिए ले जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको अपने ब्रेन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कम पैसे में अच्छी चीज़ अगर मिल रही है तो ज़रूर उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो दे कंटेन लेड, तो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, यानी कि उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के अलावा कुछ चाहिए पड़ सकता है। गोबर, पौधे की पत्तियाँ, खाद्य पदार्थ या प्लास्टिक। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद होशियार हैं। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है जीवाणुओं से। ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ग्रीन मफलर संबंधित है, भाई जिनको याद है इससे पहले वाले सेशन में मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो एक्स्ट्रा पॉइंट के तहत मैंने आपको ग्रीन मफलर समझाया था। तो ये जो है रिलेटेड विद ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है, रोड साइड पे आप जब किनारे देखते हैं जो कतार पौधों की लगी होती है, चाहे वो डिवाइडर पे हो या इधर हो, क्या होता है उनका काम बताइए। और डिवाइडर पे जो लगाया जाता है स्पेशली, तो क्यों लगाया जाता है, रीज़न क्या होता है कि ये जो पौधों की वो जो कतार होती है वो बहुत ज़्यादा जो वाहनों से निकलने वाले, हाईवे पे जो चल रहे होते हैं वाहन, उनसे निकलने वाले साउंड को एक हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल होता है। तो ग्रीन मफलर इज रिलेटेड विद ध्वनि प्रदूषण। ओके। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का या व्हाटएवर ये जो भी लिखा है, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग और यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि वो तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है उनमें बस, ठीक है, इसीलिए इनको ग्रीन मफलर कहते हैं। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें आप कह सकते हैं कि कंटेन है, उसमें बहुत ज़्यादा एक टाइप का आप कह सकते हैं गंदगी से लेकर के बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स उसमें ऐड हो गए हैं नदी में। तो ऐसी कौन सी नदी है भाई जो जैविक मरुस्थल बन गई है अपने आप में, तो नोयाल, दामोदर, भवानी या बदार। तो ये सारी अपने आप में छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये लोकल रीजन्स में बहने वाली। तो दामोदर जो है, जो आप देखेंगे हद से ज़्यादा प्रदूषित और हद से ज़्यादा कंटेन करे हुए है अपने में वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को, तो ये दामोदर आप ध्यान रखिएगा, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं इसको। कैसे,
ये झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिल जाती है और कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। बस रीज़न यही है कि ये वो वाले क्षेत्रों से बेचारी जा रही है, वो झारखंड, छोटा नागपुर, पठार, और वहाँ पे माइनिंग हो ही रही है कोल्स की और उसकी, तो वहाँ पे जो है ये गुजरती है और अति प्रदूषित नदी बन गई। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल होकर रह गई है, बायोलॉजिकल डेजर्ट। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना था। सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, यानी कि कौन से कंपोनेंट हैं जो जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए। तो एसिड रेन होता है, देखिए CO2 का लेना देना नहीं होता है, तो CO और CO2 जहाँ आपको दिखाई दें आप हटा दीजिएगा। ओजोन का भी से कोई लेना देना नहीं है। अम्ल वर्षा बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स या डाइऑक्साइड्स के कारण होती है। तो ये दो नाम आपको जहन में रख लेने हैं जो रीज़न है अम्ल वर्षा का। ओके, वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और इसमें मुख्य योगदान है SO2 का, NO2 का और N2O का। ठीक है, ये सारे नाम जो है ध्यान रखना है आपको। तो ये जी आज के हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सेशन था। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई आपको और इसमें ऐड ऑन कराना है, कोई और चीज़ें आपकी डिमांड्स हैं तो आप मुझे हमें कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए प्लीज़। थैंक यू।